अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई इंतखाबात के साथ साथ आम इंतखाबात की तैयारी भी कर रही है और इमरान खान मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि आम इंतखाबात अब ज्यादा दूर नहीं हैं और हुकूमत बहुत जल्द खुद ही इलेक्शन कराने पर मजबूर हो जाएगी। नून लीग भी मौजूदा हालात में सर जोड़ कर बैठी है। नवाज शरीफ ने खासतौर पर पंजाब के हालात पर मुशावरत के लिए वफाकी वजीर दाखिला और नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह को लंदन बुलाया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली टूट चुकी है और पंजाब में निगरान हुकूमत के लिए बातचीत पहले मरहले में नाकामी के बाद दूसरे मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां हुकूमत और अपोजिशन ने अपनी अपनी कमेटियों का ऐलान कर दिया है। पंजाब में निगरान हुकूमत के क़याम पर मुशावरत के लिए इमरान खान से तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी के अरकान ने मुलाकात की है और ज़राए के मुताबिक पंजाब के निगरान वज़ीर आला के लिए तहरीक इंसाफ की जानिब से अहमद नवाज सुखेरा और नवेद चीमा के नाम पार्लिमानी कमेटी में भिजवाए जाएंगे। मुलाकात में इमरान खान ने कहा कि मुल्क इंतखाबात में ताख़ीर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अवाम का सामना करने से खौफजदा गिरोह को मजीद खराबियों की इजाज़त देना हिमाकत होगी। हसास मुल्क की सूरत हाल में इंतखाबात की शफाफियत खतरे में डालना कौम से दुश्मनी है। साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद संजीदा तरीन मामला है। इसके अलावा BBC को एक इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा है कि आज़ादाना इंतखाबात से पॉपुलर अवामी मैंडेट वाली हुकूमत ही मुआशी मसाइल हल कर सकती है। फौरी इंतखाबात ना हुए तो मौजूदा इक़्तिसादी सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाएगी। इमरान खान ने कहा कि मुझे नाअहल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मेरे खिलाफ नए नए मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई केस नहीं है जो मुझे नाअहल कर सके। मैं खुद को महफूज नहीं समझता, मज़ीद एहतियात करूँगा। रैलियों में बुलेट प्रूफ स्क्रीन इस्तेमाल करूँगा। छुप कर बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इंतखाबी मुहिम के लिए बाहर निकलूँगा। तहरीक इंसाफ हर तरफ से वफाकी हुकूमत खासतौर पर नून लीग पर दबाव बढ़ा रही है और इसके साथ साथ बढ़ती हुई महंगाई और तबाहाल मईशत ने भी नून लीग को इंतहाई मुश्किल सियासी इम्तिहान में डाल दिया है। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज 27 जनवरी को पाकिस्तान पहुंच रही हैं। ताहम जब आज लंदन में सहाफ़ियों ने मरियम नवाज से वतन वापसी से मुतालिक पूछा तो उन्होंने पाकिस्तान वापसी की हतमी तारीख बताने से गुरेज करते हुए कहा कि जब कन्फर्म होगा तब बताऊंगी। मरियम साहब की वापसी के हवाले से 25 और 29 की डेट चल रही है, कुछ बताएंगे इस हवाले से? और अब से कुछ देर पहले लंदन में नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि मरियम नवाज अगले हफ्ते पाकिस्तान आ रही हैं और नवाज शरीफ भी जल्द वापस आकर इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। इसके अलावा मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर करने के लिए आज नून लीग की मरकजी क़यादत का लंदन में अहम इजलास हुआ, जिसमें मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़ और परवेज़ रशीद शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक वीडियो लिंक के जरिए इसहाक डार ने नवाज शरीफ को तफसीली ब्रीफिंग दी है और नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक सीनियर क़यादत से राय तलब कर ली गई है। ऐसे में खबरें भी सामने आई हैं कि नून लीग एक नया बयानिया बनाने की तैयारी कर रही है, जिसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान के साथ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा को भी मौजूदा सियासी इंतशार का जिम्मेदार करार दिया जाएगा। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे नून लीग के सीनियर नायब सदर और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अब्बासी साहब, सबसे पहले तो आपके बारे में अफवाहें उड़ी हुई हैं कि आप पार्टी छोड़ रहे हैं, नून लीग से नाराज़ हैं, किस हद तक दुरुस्त है? मैंने भी सुना है जी, कुछ नियो न्यूज़ उर्दू ने कोई मैसेज डाला है या ट्वीट किया है किसी ने, मुझे किसी ऐसी बात का इल्म नहीं है। तो आपके मामला ठीक है पार्टी के साथ और आप पार्टी में ही रहेंगे? जी बिल्कुल, मैं पार्टी में ही हूँ जी, मैं यहाँ से घर ही जा सकता हूँ। साहब, मगर ज़ाहिर इतलात उस वक्त अफवाहों को में तक़वियत हुई जब मिफ्ता इस्माइल साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब ज़ाहिर एक फ़ोरम शुरू कर रहे हैं, उसके सेमिनार्स का सिलसिला बलूचिस्तान से शुरू कर रहे हैं, आप भी उसका हिस्सा हैं, कि शायद कोई नई पार्टी की तरफ मामला जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहुत अरसे से हम सोच रहे थे कि मुल्क में ऐसे फोरम हों जहाँ पर एक नॉन पार्टीजन फोरम पर मुल्क के मसाइल की बात भी हो सके, उनके हल की बात भी हो सके और खुलकर हो सके। तो ये कुछ अर्सा पहले प्रोग्राम बना था, तो इसके पहली जो है वो लश्करी रहसानी साहब ने और कुर साहब ने कोयटा में रखा है। तो वहाँ पर तमाम सियासी लोग भी शरीक होंगे, हर जमात से उम्मीद है लोग होंगे, ताकि अवाम मुल्क के मसाइल की बात हो सके और अवाम की मसाइल की बात हो सके। इसका मकसद कोई नई सियासी जमात का रास्ता हमवार करना नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। सियासी जमात के रास्ते नॉन पार्टीजन फोरम से नहीं होते। अच्छा, मगर इतलात है कि आप दोनों बातों से खुश नहीं हैं, जिस तरीके से पार्टी चलाई जा रही है उससे भी और जिस तरीके से हुकूमत चलाई जा रही है उससे भी। नहीं, देखिए, मेरे खुश होने की बात नहीं है। एक जमात है, वो काम कर रही है,
हुकूमत में यकीनन बहुत से फ़ैसले करने की गुंजाइश मौजूद है जो करने चाहिए और जल्द करने चाहिए। तो मेरी राय हमेशा रही, आज भी है, क्योंकि जब हुकूमत ली गई तो उस वक्त जो हालात थे उसके बाद एक बहुत बड़ा सियासी सरमाया जो है वो PMLN ने अदा किया है हुकूमत चलाने में और मुश्किल फ़ैसले करने में। बहरहाल यही मुल्क की ज़रूरत थी और कोशिश जारी है कि मुल्क को इस्तेहकाम दिया जाए। सब मगर आपकी जो नाराज़ी है वो इस बात से भी नज़र आती है, आपने कहा हम फैसले करने के, एक ऐसा फैसला किया गया जो नहीं करना चाहिए था, वो था मिफ्ता इस्माइल साहब को हटाकर इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़जाना बनाना। नहीं, मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। वज़ीर जो होते हैं वो वज़ीर-ए-आज़म की सवाबदीद पे काम करते हैं, जिसे कहते हैं कि उनके प्लेजर पर काम करते हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने समझा कि अब मिफ्ता इस्माइल साहब ने रिव्यू मुकम्मल कर लिए हैं और अब जो डार साहब का तजर्बा है उसको इस्तेमाल किया जाए, ये उनका ही फ़ैसला है और ये उनका ही हक़ है। सब उस फैसले पर आने से पहले मगर अभी हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म के जो साहबजादे हैं सुलेमान शहबाज साहब, उन्होंने ट्वीट किया कि पिछले 3 जो वज़ीर ख़जाना थे वो जोकर थे, और फिर तारीफ़ की इसहाक डार साहब की। ज़ाहिर मिफ्ता इस्माइल साहब भी पिछले 3 वज़ीर ख़जाना में आते हैं, आपके ख्याल में ऐसा ही है? देखिए, मैंने वो ट्वीट किसी ने भेजा था मुझे, अगर वो सुलेमान साहब ने किया है तो ये मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि अगर उनकी तनकीद अपनी हुकूमत पर है तो वो और गैर मुनासिब बात बनती है। ये आप पॉलिसी पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन किसी फाइनेंस मिनिस्टर को जोकर कहना ये मुनासिब बात नहीं है, चाहे वो किसी जमात का भी हो। हर वज़ीर जो होता है वो वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात पर और काबीना के अहकामात पर काम करता है, वो ज़ाती हैसियत में कुछ नहीं करता। इसलिए जो कुछ मिफ्ता इस्माइल साहब ने किया अपने दौर के अंदर, वो शहबाज शरीफ साहब के अहकामात पर और काबीना के अहकामात पर ही किया है। तो ये गैर मुनासिब बात है। मेरा ख्याल है उनको इस बारे में क्लैरिफिकेशन करनी चाहिए कि उनका मतलब क्या था। अच्छा, अब आप क्योंकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, अगर आप वज़ीर-ए-आज़म होते तो क्या जो मुख्तलिफ फ़ैसले हैं जिसमें अब दोस्त ममालिक, सऊदी अरब भी कह रहा है, बरतानिया के जो स्टेट मिनिस्टर थे उन्होंने जेनेवा में कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान के लिए हो रही थी उसमें ये बात कही, जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड बैंक समेत वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए, फिस्कल डिसिप्लिन के लिए IMF के प्रोग्राम में रहना चाहिए और शराइत पूरी करनी चाहिए, मगर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फ़ैसले नहीं कर पा रहे हैं। आप वज़ीर-ए-आज़म होते तो आपके ख्याल में यही करते और दुरुस्त कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब? नहीं, देखिए, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आपको इमदाद के लिए, चाहे वो बायलैटरल हो चाहे वो मल्टीलैटरल एजेंसी से हो, यानी किसी मुल्क से हो या मालियाती इदारों से हो, आपको एक प्लान के मुताबिक और एक ज़िम्मेदार मुल्क की हैसियत से अपने आप को प्रोजेक्ट करना पड़ता है। और उसके लिए डिसिप्लिन, जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, बहुत ज़रूरी है और उसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए IMF प्रोग्राम के अंदर रहकर आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करना है कि हम एक फिजिकली रिस्पॉन्सिबल मुल्क हैं, हम मालियाती तौर पर दुरुस्त फैसले करेंगे। और उसमें 3 फैसले बड़े इस वक्त अहम हैं। एक तो आपने IMF प्रोग्राम के अंदर जाना है, रिव्यूज़ को मुकम्मल करना है और उसको आगे बढ़ाना है। दूसरा, आपने रुपया जो है उसके अपनी सही कीमत पर लेकर आना है। और तीसरा, आप जो भी मुल्क के अंदर मामलात हैं, यानी गैस की कीमत हो, बिजली की कीमत हो, तेल की कीमत हो, उसको आप उसकी जो कीमत ख़रीद है उससे कम नहीं रख सकते। ये बुनियादी चीज़ें हैं जिससे फाइनेंशियल डिसिप्लिन आता है। यकीनन इसका आवाम पर बोझ पड़ता है, एक सियासी कीमत अदा करनी पड़ती है, लेकिन यही वो रास्ता है जिसको अपना कर आप मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम दे पाएंगे। और साहब, अगर फिर फैसले हो नहीं पा रहे हैं और मुल्क के बारे में अब ये कंसर्न पैदा होने लगा है कि कहीं मुल्क डिफ़ॉल्ट ना कर जाए, तो आपका भी यही मशवरा होगा कि शहबाज शरीफ साहब फिर फैसलों में जल्दी करें? IMF प्रोग्राम के बगैर एक तो हल नहीं है, ऊपर से देर से भी फैसला तो करना पड़ेगा, इलेक्शन के करीब जाके करेंगे तो और अनपॉपुलर होंगे। जी बिल्कुल, बहुत से फैसले हुए हैं और यकीनन उसका एक वोटों की सूरत में और आपको कीमत अदा करनी पड़ी है, एक सियासी कीमत अदा करनी पड़ी है और मज़ीद फ़ैसले भी करने पड़ेंगे। मेरी राय हमेशा यही रही है कि जल्दी अगर फ़ैसले किए जाएँ तो उनके मनफी असरात कम होते हैं, वरना अगर आप डिले करेंगे तो उनके असरात फिर बढ़ते जाते हैं और आवाम को कीमत ज़्यादा अदा करनी पड़ती है। तो आज इस्तेहकाम के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। हमारे पास, मुल्क के पास कोई चॉइस नहीं है।
और भाई साहब, क्योंकि वज़ीर ख़जाना बनाया इसहाक डार साहब को नवाज़ शरीफ साहब ने, और यही नज़र आया और ख़बरें भी आई कि वो चाहते हैं कि डार साहब कुछ ऐसा जादू करेंगे कि चीज़ें ज़रा बेहतर होंगी, आवाम को भी रिलीफ मिलेगा और मेरे वापस आने का रास्ता भी हमवार होगा। मगर ऐसा हो नहीं सका और अब तो मज़ीद मुश्किल फ़ैसले करने हैं। तो बयानिया तो फिर कोई है नहीं नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के लिए, क्या इसीलिए कोई नया बयानिया ढूंढने की बात हो रही है कि जी बात की जाएगी जनरल फैज़ हमीद पर, फिर जनरल बाजवा पर, फिर साबिक 2 चीफ जस्टिस पर, उनके ऊपर तनकीद की जाएगी, एक नया बयानिया ईजाद करने की कोशिश की जाएगी ताकि वो वापस आएँ? देखें, ना ही कोई जादू की छड़ी है और ना ही डार साहब का कोई दावा है कि मैं कुछ जादू कर लूँगा। उनका यकीनन तजर्बा है और उनका यही दावा था कि मैं हालात को कंट्रोल करूँगा। उसमें मुश्किलात यकीनन हैं, चैलेंजेस हैं, उनका मुकाबला वो कर रहे हैं। तो बयानिया तो आपका यही होगा कि आपने मुल्क के इस्तेहकाम के लिए आपने एक सियासी कीमत अदा की है, वरना हमारे लिए बड़ा आसान था कि हम मुल्क को उसी हालत पर छोड़ देते और चंद हफ्तों में मुल्क दिवालिया हो जाता और बेपनाह मुश्किलात का सामना करता। हमने पिछले 8-9 महीने में इस्तेहकाम दिया है, मज़ीद इस्तेहकाम की ज़रूरत है, उस पर काम किया जा रहा है। तो ये बयानिया होगा PMLN का अगले इलेक्शन के अंदर। ये क़यास आराई है जिसका आपने जिक्र किया है, कम अज़ कम मुझे ऐसी बात का इल्म नहीं है, लेकिन यकीनन जो कुछ मुल्क के अंदर हुआ है वो अवाम के सामने रखना पड़ेगा कि मुल्क में क्या किया गया, कैसे हालात तब्दील किए गए, कैसे पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन हुई, कैसे हुकूमतों को हटाया गया, हुकूमतों को तोड़ा गया, इलेक्शन चोरी हुए। ये मामलात आपको पाकिस्तान के अवाम के सामने रखने पड़ेंगे, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जिनसे वो हालात पैदा हुए जिनका आज हम सामना कर रहे हैं। और साहब, जब आप देखते हैं सारी सूरत हाल को, अगर आप किसी भी सूरत 2023 के इलेक्शन में जा रहे होते, इमरान खान ने 5 साल पूरे किए होते, तो आपके पास ये सारे बयानिए होते, उनकी कारकर्दगी का बयानिया भी होता। अब तो इमरान खान उल्टा बयानिया बना रहे हैं कि उनकी हुकूमत को जनरल बाजवा ने आप लोगों के साथ मिल के हटाया था और आप लोगों ने 8-9 महीने में मईशत का बहुत बुरा हाल कर दिया है। ज़ाहिर है जो आप लोगों को मईशत मिली, 4.25 साल इमरान खान साहब की कारकर्दगी थी, 3 फाइनेंस मिनिस्टर बदले, बहुत बुरी कारकर्दगी थी, बहुत बुरे माशी हालात थे, मगर कोई अच्छे हालात तो आपने भी नहीं किए हैं। तो आप लोगों ने तो बयानिया उनके हाथ में दे दिया है। अब आप सोचते हैं कि नो कॉन्फिडेंस करके ना हटाते तो बेहतर था? देखिए, ये आदमी बहुत सी बातें सोच सकता है, लेकिन हकीकत ये थी कि उस वक्त जो मुल्क के हालात थे, आपके पास कोई और चॉइस नहीं थी। जहाँ पर इमरान खान ने हालात को पहुँचा दिया था, मुल्क चंद हफ्तों में दिवालिया हो जाता। तो ये जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, इन सब ने कीमत अदा की है। आप उस फैसले को दुरुस्त समझें या ना समझें, लेकिन ये मुमकिन नहीं था कि इमरान खान जो है वो 2023 के इलेक्शन तक जाता। वो चंद हफ्तों में मुल्क जो है वो दिवालिया हो जाता और आप बेपनाह मुश्किलात के शिकार होते। हम आज उन्हीं मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें सियासी सरमाया भी खर्च होगा और यकीनन अवाम पर बोझ भी पड़ेगा। इस्तेकाम आने से पहले यकीनन बोझ पड़ेगा। और सब मगर आप के टाइम पूरा कर पाएंगे? इमरान खान साहब का एक एतमाद है, 2 असेंबलियाँ तहलील कर दी हैं उन्होंने कि 15 दिन की मेहमान है ये हुकूमत और जनरल इलेक्शन पूरे मुल्क में अप्रैल में एक साथ ही होंगे। ऐसा नहीं हो रहा होगा कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हो रहे होंगे। देखिए, वो सियासत खेलना चाहते हैं, आज मुल्क की ज़रूरियात कुछ और है। तो अगर आप आज मुल्क के हालात को देखें तो आज सियासत का मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता। आज आपको स्टेबिलिटी चाहिए और हुकूमत अपना वक्त पूरा करे, उसके बाद अगली हुकूमत को दे। आप किसी तरह भी वफाक में 3 महीने की इंटरिम गवर्नमेंट के मुतहम्मल नहीं हो सकते। मगर फिर सूबों में 3 महीने की इंटरिम गवर्नमेंट हो, अप्रैल में इलेक्शन हो, उससे पहले आप मुश्किल फैसले कैसे करेंगे? जब आपको पंजाब में इलेक्शन लड़ना होगा तो क्या आप पंजाब में केयरटेकर सेटअप प्रोलॉन्ग करेंगे? नहीं, इलेक्शन होते रहेंगे। इलेक्शन अपना एक तरीका है। इलेक्शन पंजाब में भी हो जाएंगे, KP में भी हो जाएंगे, अगर कोई और सूबा तहलील होता है उसमें भी हो जाएंगे। ये एक अच्छी रवायत होगी कि ये जो ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है कि मैं जो सूबा तोड़ दूंगा तो आप वफाक तोड़ें, ये सौदेबाजी जो है, इससे एक दफ़ा आपकी जान छूट जाए तो बेहतर है। सब मगर जान छूटेगी कैसे? तो ज़ाहिर है आइन में भी कोई इस बात की प्रोविज़न है नहीं कि केयरटेकर सेटअप प्रोलॉन्ग करे। आप भी कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, वक्त पर इंतखाबात होने चाहिए। मगर इमरान खान साहब तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का भी वही नतीजा मानेंगे जो उनके हक़ में आएगा। नहीं आएगा तो वो नहीं मानेंगे, और अगर उनके हक़ में आ गया तो जो वफाक के इलेक्शन हो रहे होंगे वो अगर उनकी पंजाब हुकूमत में होंगे तो आप नहीं मानेंगे, आपकी पंजाब हुकूमत में होंगे तो वो नहीं मानेंगे। तो इससे स्टेबिलिटी कैसे आएगी? तो ये तो हम और अदम इस्तेहकामी की तरफ जा रहे हैं। जी, इसीलिए आज ज़रूरत ज़िम्मेदारी की है। तमाम सियासी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो मिलिट्री लीडरशिप है, जो जुडिशल लीडरशिप है, आज मुल्क के हालात को देखकर अपने उसमें रोल अदा करें और ये कम से कम इस बात को सामने रखें कि हमें
मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम देना है और हमारा कोई ऐसा अमल ना हो जिससे मईशत पर हर्फ आए। तो जो इमरान खान की सियासत है वो तो बिल्कुल एक डिस्टेबलाइजेशन की सियासत पिछले 8 महीने में रही है। उससे पहले भी जो सियासत थी वो एक मनफी सियासत थी। तो वो सोच लें इन मामलात को, क्योंकि लोग अब इन चीज़ों को समझते हैं, उनको ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे ये बताएगा कि फिर पंजाब में इलेक्शन हो तो नवाज शरीफ के बगैर आप जीत पाएंगे और नवाज शरीफ साहब भी आके कुछ कर पाएंगे? उनका आना लाजमी है आपके ख्याल में? जी बिल्कुल, उनके आने से बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि लोग आज भी मुस्लिम लीग को उनके नाम से, उनकी शख्सियत से जानते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो इस काबिल होंगे कि आके इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ले सकेंगे। तो अभी तक क्यों नहीं आ रहे हैं? मरीम नवाज साहब आ रही हैं, अगर मरीम नवाज साहब वापस आ भी जाएं तो आपके ख्याल में वो इम्पैक्ट पड़ेगा जो कि नवाज शरीफ साहब की वापसी से होगा? नहीं, यकीनन मियाँ नवाज शरीफ साहब का अपना एक मुकाम है सियासत में, तो उनका होना यकीनन बहुत ही मुस्बत होगा PMLN के लिए। और मुझे उम्मीद है कि उनके डॉक्टर वो मिलकर फैसला कर पाएंगे कि वापस आएँ और इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लें। और साहब अब ज़ाहिर डॉक्टर्स का मामला क्या रह गया है? वो मुख्तलिफ दूसरे ममालिक में जा चुके हैं, जेनेवा भी गए, यूरोप के ट्रिप पर भी चले गए, पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे हैं, हुकूमत भी अपनी है। अब तो ना ये कह सकते हैं कि मुझे विक्टिमाइज़ किया जाएगा, ना कोई दूसरा इल्ज़ाम लगा सकते हैं। नहीं, इलाज की बात है। अभी जहाँ तक मुझे इल्म है 2 प्रोसीजर्स अभी भी बाकी हैं। अगर वो उसको डिले करना चाहें तो उनकी मर्ज़ी है, उनके डॉक्टर्स डिले करना चाहें, लेकिन यकीनन इलाज अभी बाकी भी है और जारी भी है। असल में ये वजह नहीं है कि वो जेल नहीं जाना चाहते हैं, और उनकी बुनियादी कंडीशन ही ये है कि एक लीगल कवर हो जिसमें उन्हें जेल ना जाना पड़े और मामलात इस तरीके से आगे बढ़ें। नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मेरे ख्याल है पहले भी 2 साल जेल काटी और इस दफ़ा भी काफ़ी जेल काटी है। तो जेल से कोई घबराहट नहीं है, लेकिन यकीनन इंसाफ का तकाजा है कि जो भी उनके मामलात हैं, जिस तरह उनको डिस्क्वालीफाई किया गया और जो 2 कन्विक्शन कराई गई, उनके हक़ाइक़ तो अब मुल्क के सामने आ चुके हैं। तो आज जुडिशरी की ज़िम्मेदारी है कि इन मामलात को दुरुस्त करे। बहुत शुक्रिया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सऊदी अरब की तरफ से भी अब एक वाज़ेह पैगाम पाकिस्तान को मिला है। क्या शहबाज शरीफ साहब राज़ी हो गए हैं कि वो मुश्किल फ़ैसले करेंगे? आपके सामने तफसीलात रखेंगे, अहम तफसीलात हैं ब्रेक के बाद। इस वक्त मुआशी माहिरीन, वर्ल्ड बैंक जैसे कर्ज फराहम करने वाले इदारे और दोस्त ममालिक सभी हुकूमत पाकिस्तान को यह पैगाम दे रहे हैं कि अगर मईशत बचानी है तो IMF की शराइत मानना और प्रोग्राम बहाल करना इंतहाई ज़रूरी है, और इसके बगैर पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने के खतरात मुसलसल बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 2 माह से मुसलसल गिर रहे थे और आज आने वाले आदादोशुमार के मुताबिक स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में $25 करोड़ का इजाफा हुआ है और वो $4.6 अरब पर आ गए हैं। मगर ये ज़खायर 1 माह की दरामदाद के लिए भी काफ़ी नहीं है और ये पैसे भी दोस्त ममालिक से उधार लिए हुए हैं। और अब सऊदी अरब ने भी वाज़ेह कर दिया है कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी भी करना चाहते हैं और पाकिस्तान की मदद भी करना चाहते हैं, मगर इसके लिए पाकिस्तान को मुआशी इस्लाहात करना होंगी। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने वाज़ेह किया है कि सऊदी अरब पहले दोस्त ममालिक को बगैर किसी शर्त के कर्ज दिया करता था, मगर अब ऐसा नहीं होगा। सऊदी अरब अपने लोगों से टैक्स लेता है, इसलिए जो दोस्त ममालिक सऊदी अरब से पैसे लेते हैं उन्हें भी अपनी मईशतों में इस्लाहात करना होंगी ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदान ने कहा है कि सऊदी अरब गैर मशरूत ग्रांट्स का तरीका बदल रहा है। हुकूमत उम्मीद लगाए बैठी थी कि सऊदी अरब से मज़ीद $3 अरब मिल जाएंगे, मगर फिर गुज़िश्ता दिनों खबर आई कि सऊदी अरब पाकिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी और मज़ीद $2 अरब डिपॉजिट का जायज़ा ले रहा है। और फिर सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना का यह बयान सामने आ गया है। हालांकि अब से 1.5 माह पहले वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार हमारे प्रोग्राम में कह चुके थे कि सऊदी अरब से मज़ीद $3 अरब 2 हफ्ते में मिल जाएंगे। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा। बजट में एक चीज़ तय है कि हम $2.1 अरब की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, वो तो 52% डाउन है। 4 महीने में $348 मिलियन आई है, वो नहीं आएगी। $3 अरब हमें बैनुल-अक़वामी मार्केट से लेने थे, सुकूक के जरिए, बॉन्ड्स के जरिए। नज़र आ रहा है जो पाकिस्तान का क्रेडिट रिस्क है कि वो भी हमें नहीं मिल पाएंगे। तो हम शॉर्ट तो हैं, वो पैसे कहाँ से आएंगे? हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं। मैंने भी आपको बताया कि हम किसी फ्रेंडली कंट्री से $3 अरब एक्स्ट्रा डिपॉजिट ले रहे हैं। हमारी बातचीत हो रही है और इंशाल्लाह मिलेंगे। पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग है, तो इट्स अ मैटर ऑफ 2 वीक्स। अच्छा, ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो आप कह रहे हैं, ये जो आप 2 हफ्ते के अंदर अंदर कह रहे हैं, एक दोस्त मुल्क है जिससे $3 अरब पाकिस्तान को मिल जाएंगे, आपको उम्मीद है? जी जी जी, इंशाल्लाह इन नेक्स्ट विद इन दिस मंथ, much earlier than end of the month, inshallah we'll get this support, inshallah. मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि in matter of days not weeks, Saudi will beef up their deposit, inshallah.
इससे पहले जिनीवा में जब पाकिस्तान की सैलाब से तबाहकारियों के बाद इमदाद के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई तो बरतानिया के वजीर मुमलकत एंड्रयू मिचेल ने पाकिस्तान को मशवरा दिया कि वो मुआशी रिफॉर्म्स करे और IMF से तय की गई शराइत पूरी करे ताकि पाकिस्तान के पार्टनर्स और सरमायाकारों में एतमाद बहाल हो। अगर पाकिस्तान में टैक्स देने वाले अपना किरदार अदा करें तो हम सब के लिए पाकिस्तान की मदद करना आसान होगा। पाकिस्तान में मुआशी सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। इंटरबैंक में डॉलर 229 का है, मगर ओपन मार्केट में इनफॉर्मल रेट 260 रुपए का है, जिसकी वजह से भी तरसीलात ज़र गिर रही हैं, बरामदात गिर रही हैं। दूसरी तरफ दरामदात पर सख्तियों की वजह से इंपोर्टर्स की LCs नहीं खुल रही हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं। कल गवर्नर स्टेट बैंक को भी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ और FPCCI में सख्त सवालात और तनकीद का सामना करना पड़ा ताजिरों की तरफ से। ये कराची की ट्रेड एंड इंडस्ट्री की चाबियां हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि ट्रेड और इंडस्ट्री आप चला लो, हमारे बस की बात नहीं। ऑयल की भी यही प्रॉब्लम है, कुकिंग ऑयल की यही प्रॉब्लम है, उसके भी LCs नहीं खुल रही, पल्सेस दालें सब कुछ जो ग्रेन्स के मार्केट की जितनी आइटम्स हैं उसके प्रॉब्लम्स हैं, उसके कंटेनर वहां खड़े हुए हैं। सर दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, दीज आर नॉट ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। रेस्ट अश्योर्ड के ये आपका कंटेनर वाला मसला हम हल करेंगे, आप थोड़ा हमें टाइम देना। आप अलाउ कर दें कि ओपन मार्केट से अपना डॉलर खरीदें, खुद इंपोर्ट कर लें। मुझे मेरा एक सप्लायर मुझे एक्सपोर्ट कर रहा है कोई कागज बगैर पेमेंट के, आप अलाउ कर दें, उसको क्यों नहीं आने देते? मौजूदा वजीर खजाना के आने के बाद डॉलर्स के 3 रेट हो गए, इंटर बैंक हो गया, ओपन मार्केट हो गया, ग्रे मार्केट हो गया, और आपके बैंक जो है वो खुद ही लोगों को लाइन दिखा रहे होते हैं कि जाके आप ग्रे मार्केट से जाके डॉलर्स ले लें। ये बिल्कुल आपके सारे जो ये क्वेश्चंस हैं जो बैंक से रिलेटेड है, ये मैं आपको 23 में जवाब दूंगा। नहीं, आप खबर ये चलाए ना कि हमने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली है और अब हम उसके ऊपर एक्शन जो है वो लेने जा रहे हैं, ठीक है। इस सूरत हाल में सबकी नज़रें IMF प्रोग्राम की बहाली पर हैं, इसलिए फैसले हुकूमत ने करने हैं, क्योंकि IMF की डिमांड्स हैं कि हुकूमत एक्सचेंज रेट में मुदाखलत ना करे और उसे मार्केट पर छोड़ दे, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करके नुकसानात कम करे, डीजल पर लेवी को 32.5 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये करे और पेट्रोल और डीजल पर सेल्स टैक्स भी लगाए और टैक्स टारगेट हासिल करने के लिए मजीद टैक्स लगाए। मगर हुकूमत ने अब तक फैसला तो नहीं किया है, मगर इतलात आ रही हैं कि हुकूमत ने फैसले करने का फैसला कर लिया है। कल वजीर आज़म ने मुआशी टीम के साथ 4 घंटे तवील इजलास किया और आज मेहताब हैदर और शहबाज राना की खबर के मुताबिक उस इजलास में अक्सर माहिरीन की राय थी, चाहे वो मिनिस्टर्स हों चाहे ब्रोकरेट्स हों, कि हमें IMF की शराइत माननी चाहिए और तेज़ी से उस पर अमल करना चाहिए। मगर वज़ीर आज़म हिचकिचा रहे हैं कि उसका पॉलिटिकल फॉल आउट होगा। मगर इस बात पर भी इत्तफाक हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता IMF को मनाया जाए कि बिजली की कीमतों में अगर 7.5 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा करना है तो उसे स्टैगर किया जाए, आहिस्ता आहिस्ता किया जाए, 2 किस्तों में किया जाए। गैस की कीमतों के हवाले से भी ये किया जाए। मेहताब हैदर और शहबाज राना दोनों ही हमारे साथ मौजूद हैं, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप दोनों की आज स्टोरीज आई हैं। आज भी कल क्योंकि फैसला नहीं हो सका था, मेहताब हैदर साहब आज इतलात थी कि शायद आज हो जाए, क्या कुछ आ रही हैं खबरें कि फैसला करने का ही फैसला कर लिया? देखें, बुनियादी तौर पे इस टाइम हुकूमत के पास कोई चॉइस और है नहीं कि वो IMF के प्रोग्राम को रिवाइव करे। अब एक तरफ पॉलिटिकल कॉस्ट है और हुकूमत ये चाहती है कि वो कुछ गारंटीज हासिल करे कि ये ना हो कि एक तरफ वो टफ डिसीजंस करे और दूसरी तरफ जल्दी वो इलेक्शंस की तरफ चली जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस टाइम ये अब वक्त नहीं है कि हम फैसलों को ज़्यादा लिंगर ऑन करें। तो अल्टीमेटली हुकूमत को फैसला करना पड़ेगा और IMF को कन्विंस करके एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा ऑप्शंस नहीं है। जो फ्रेंडली कंट्रीज़ के ऊपर था, आप देख चुके हैं कि वो भी अपनी जितनी भी इमदाद है उसको स्ट्रिंजेंट कंडीशनैलिटीज़ और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के साथ अटैच कर रहे हैं। तो अब हुकूमत के पास 2 ही चॉइसेस हैं, या तो IMF के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करे और उन कंडीशंस को फुलफिल करे या डिफ़ॉल्ट की तरफ जाए। और मैं समझता हूँ कि कोई भी सेन पर्सन इस टाइम ये सजेस्ट नहीं कर सकता कि आप इस टाइम एक डिफ़ॉल्ट का जो है रास्ता इख्तियार करें। मैं समझता हूँ एक और भी चीज़ इस टाइम की जा सकती है, वो ये की जा सकती है कि हुकूमत जो भी प्रिस्क्रिप्शन IMF की कंडीशनलिटीज़ के तहत करे वो इन राइटिंग में इमरान खान साहब को भिजवाई जाएँ और उनसे कहा जाए कि अगर आपके पास कोई और अल्टरनेट ऑप्शन है तो आप बताएं, ताकि वो भी इसको पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट ना कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि इस टाइम एक तरह का कंसेंसस जो है
वो बड़ा जरूरी है सियासी फॉल आउट पर इलेक्शन से निकल के एक्शन की तरफ जा सके। और इमरान खान साहब भी कह चुके हैं IMF के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, मगर सियासत अगर एक तरफ भी रखें शहबाज राना साहब, क्या कोई फैसला हुआ है या इसी फॉल आउट से डर रहे हैं? क्योंकि आपकी खबर से भी यही इशारा मिल रहा है कि हुकूमत भी समझती है कि IMF की डिमांड्स भी दुरुस्त हैं, पूरी भी करनी है, मगर सियासी तौर पर बड़ा मुश्किल है। तो आज कोई पेशरफ्त हुई या आज भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई? शाहज़ेब खानज़ादा साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही और मैं मुस्कुरा रहा था कि फ़ैसले करने का फ़ैसला हो गया है। मतलब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जो मामलात हैं वो किस हद तक हुकूमत की बैक बर्नर के ऊपर थे और बिल्कुल भी इस पर वो एक फोकस नहीं था जी कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आ रहे हैं फ्रंट के ऊपर और वो 24 घंटों में 2 मीटिंग्स कर रहे हैं। और जो अभी इनिशियल जो इतलात आ रही हैं कि वही यही फ़ैसला हुआ कि फ़ैसले करने हैं, अब उसको आगे लेके चलना है। अब मसला यहाँ पे ये नहीं है कि IMF पाकिस्तान के साथ ज़्यादती कर रहा है या वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान के साथ ज़्यादती कर रहा है। हुकूमत पाकिस्तान के वज़राए ख़जाना ने वाशिंगटन में, इस्लामाबाद में और इन राइटिंग जो आपका एक मेमोरेंडम फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ होता है उसके अंदर लिख के दिया हुआ है कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट होगा। तो फिर जब आप सुबह उठेंगे और कहेंगे जी कि हम कंट्रोल एक्सचेंज रेट रजीम रखेंगे तो फिर ये मामला आगे नहीं चलेंगे। तो अभी जो 2 दिन की इनकी मीटिंग्स हुई हैं उसमें फ़ैसला तो यही है कि इंगेज करना है IMF के साथ, लेकिन ये नया फ़ैसला नहीं है। हम तो कब से कोशिश कर रहे हैं कि हमने IMF को इंगेज करना है। अब आगे जो बात है, आगे मामला कैसे चलेगा, क्या IMF मान जाएगा कि वाकई ये पाकिस्तान के हालात बहुत पतले हैं। एक चीज़ जो यहाँ पे क्लियर करने की ज़रूरत है ना कि देखें, या हुकूमत को ऐसा नहीं कि पता नहीं, हम जब मीडिया के लोग रिपोर्ट कर रहे होते हैं और हम सिग्नल पिक करके या सोर्स इन्फॉर्मेशन से बता रहे होते हैं कि चाइना, सऊदी अरब, UAE वो जो है वो सारे IMF की तरफ देख रहे हैं क्योंकि हमने बहुत इनडिसिप्लिन तरीके से बिहेव किया है, तो अब वो चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड आ रही हैं। आपने एंड्रयू मिशेल की स्टेटमेंट का जिक्र किया, आपने सऊदी अरब के वज़ीर ख़जाना की स्टेटमेंट का जिक्र किया, तो ये बड़ी एक एम्बैरेसिंग चीज़ होती है एक मुल्क के लिए कि वो जो ममालिक जिनसे हम मांगते हैं वो पब्लिकली आगे ये बात कहना शुरू हो जाएं कि नहीं, आप अपने जो घर है उसको ठीक करो। तो लेट्स होप कि अगर इन्होंने ये फैसला किया कि उन्होंने फैसले करने हैं तो फिर ये वो फैसला ना हो कि जो पिछले 4 माह से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, ये वो फैसला हो जिसमें जो तमाम चीज़ें हैं वो स्विफ्टली इंप्लीमेंट हो जाएं। रिजर्व्स 4.6 अरब डॉलर का जो फिगर है ये पिछले हफ्ते का है, ये दोबारा रिजर्व जो है वो 4.4 अरब डॉलर पे जाके एक दफ़ा फिर गिरा है। होपफुली जब अगला नंबर आए तो हो सकता है ये बेहतर हो जाए। बट इस वक्त जो सिचुएशन है शाहज़ेब खानज़ादा साहब वो कोई इतनी पॉजिटिव नहीं है। ये ज़रूर है कि एक रियलाइजेशन हुई है कि हाँ अब जो है वो आगे हमारे पास रास्ता नहीं है, लेकिन कुछ लोग अभी भी अपने माजी जो है उनका एक शानदार माजी रहा है उसमें अभी तक फंसे हैं, वो शायद अभी बहुत स्पीड से आगे जाने की पोजीशन में नहीं है या आगे जाना स्पीड से नहीं चाहते। मगर इसमें मेहता साहब जो वज़ारत ख़जाना के ज़राए आपके बताते हैं वो ये कि वज़ीर ख़जाना की वजह से मामला रुके हुए हैं या असल में वज़ीर आज़म की वजह से? और ज़ाहिर है वज़ीर आज़म अपना इनपुट लेते हैं नवाज़ शरीफ साहब से, उनकी वजह से मामला रुके हुए हैं। क्योंकि इस वक्त अगर बात करें हुकूमती वज़रा से तो वो ऑफ द रिकॉर्ड सारे इस बात का पर उनका कंसेंसस है कि जी हम तो डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे अगर IMF के पास नहीं जाएंगे। और शहबाज राना दुरुस्त कह रहे हैं कि पहले प्राइवेटली कहते होंगे हमारे दोस्त ममालिक, अब पब्लिकली कह रहे हैं। इसका मतलब है कि वो खुद बेजार आ गए हैं। तो रोका किसने हुआ है मामला सारा? देखिए, इस टाइम आप एक तरफ देखें ना, अगर इस टाइम हुकूमत सारे डिसीजंस करती है और टफ डिसीजंस हैं, वो आपको एडिशनल टैक्सेस लगाने हैं, आपको बिजली की कीमत बढ़ानी है, आपको गैस की कीमत बढ़ानी है, आपको इस टाइम अगर एक्सचेंज रेट को डिप्रिशिएट करना है तो उसके नतीजे में भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आएंगे। तो ये सारे टफ डिसीजंस हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं, वो पंजाब की असम्बली और KP की असम्बली जो है वो डिज़ोल्व कर चुके हैं। तो 2 सूबाई असम्बलियों के अगर इलेक्शंस होने हैं तो आप ये देख लें कि जो मुस्लिम लीग नून है, जो जिसकी पावर बेस पंजाब है, उसको कितनी मुश्किल होगी वो इलेक्शंस लड़ने में। तो ये एक उनके लिए एक डायलेमा है कि एक तरफ तो उन्होंने रियासत को बचाना है लेकिन दूसरी तरफ पॉलिटिकल स्टेक्स भी उनके हैं। तो बुनियादी तौर पे उनको ये फैसला करना है कि क्या उन्होंने अगर हुकूमत ली है तो वो रियासत को बचाने के लिए जितने रिक्वायर्ड इकदाम हैं वो करें। आप ये देखें कि इस टाइम कल आपने अभी थोड़ी देर पहले सुनाया कि गवर्नर स्टेट बैंक के सामने लोगों ने अपनी चाबियां जो है वो उनके हवाले करने की कोशिश की और लोग रो पड़े उस मीटिंग के दौरान, क्योंकि उसकी वजह ये 11,000 LCs जो है वो रुकी हुई हैं। कोई 5,700 के लगभग कंटेनर्स जो हैं वो स्टक अप हैं। इस मुल्क में शॉर्टेजेस का ख़तरा है। अगर फूड शॉर्टेजेस और POL की शॉर्टेजेस हो जाती हैं तो उसको संभालना किस हद तक मुश्किल हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल फॉल आउट तो है ही, लेकिन पॉलिटिकल फॉल आउट के साथ साथ इस टाइम रियासत को बचाने की जो है
वो इनको बात करनी चाहिए। और बुनियादी तौर पे देखें, IMF के प्रोग्राम की रिवाइवल के बाद ये नहीं होगा कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद हमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म नॉन डेट क्रिएटिंग इनफ्लोस की तरफ जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, अपनी इकोनॉमी के बुनियादी रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। ये बड़ी अहम बात है कि जो है वो स्टेटस क्वो से नहीं चलाई जा सकती। इस वक्त सूरत हाल ये हो गई है कि सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट कर्टेल करके या फिर IMF के प्रोग्राम बहाल करा के लॉन्ग टर्म में काम नहीं चल सकता है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, डेट रीपेमेंट के बड़े मसाइल हैं। शहबाज, आप बताइएगा कि इसमें सारी जिम्मेदारी वजीर खजाना पर डाल दें या ये तो एक फिर हुकूमती फैसला है, क्योंकि पॉलिटिकल फॉल आउट आना है, आगे पंजाब का इलेक्शन है, फिर ये डर है कि हमारी हुकूमत ना चली जाए, तो ये एक बड़े स्केल पर हुकूमत खुद नहीं फैसले कर पा रही है, वजीर आजम की जिम्मेदारी है। देखिए शाहजेब साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो इकनॉमिक शिप है उसके कैप्टन उस वक्त तक थे जब तक वज़ीर ख़जाना जो थे वो मिफ्ता इस्माइल थे। जब से इसहाक डार साहब आए हैं एज अ वज़ीर ख़जाना, तो जो शिप के कप्तान हैं वो इसहाक डार साहब हैं। अभी भी जितने भी फ़ैसले हो रहे हैं वो इसहाक डार साहब की मर्ज़ी से और उनकी हतमी मंजूरी से हो रहे हैं। इवन के जो मेरे ज़राए बता रहे हैं, वाशिंगटन में जब एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, तो वहाँ पे किसी चीज़ का तस्करा हुआ तो प्राइम मिनिस्टर ने डार साहब की तरफ इशारा किया कि डार साहब इस चीज़ को देखेंगे। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डार साहब की है और उनकी माशाल्लाह जो मजबूत पोजीशन है पार्टी के अंदर वो सबके सामने है। पहले ऐसा होता था कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो डेली बेसिस के ऊपर मिफ्ता इस्माइल साहब को बुलाते थे, उनसे बात करते थे, उनसे जो डिसएग्रीमेंट होता था उस पर एक दूसरे को ये लोग कन्विंस करने की भी कोशिश करते थे। अब जो सारी चीज़ें हैं वो डार साहब के ऊपर छोड़ी गई हैं और जब डार साहब पाकिस्तान आए थे तो वहाँ पे उनकी यही थी कि मैं अपनी टीम खुद बनाऊंगा और अपने फैसले खुद करूंगा। ये आप एक चीज़ और नोट करें कि कोई भी जो सीनियर वफाकी वज़ीर है वो शायद उस तरह पब्लिकली आके जो ये हुकूमत की इकनॉमिक पॉलिसीज़ है उसके ऊपर कोई क्रिटिकल पोजीशन नहीं लेता। आपने सही फरमाया, प्राइवेटली सारे ये बात करते हैं कि नहीं मामला आगे चलने चाहिए। अब डार साहब की एक जो है बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन एक जो है एक्सचेंज रेट के ऊपर रही है और उसका उनका एक अपना पर्सपेक्टिव है कि डॉलर की जो एप्रिसिएशन और रुपए की कदर में कमी से कोई बरामदात में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसको सिर्फ मेरे ख्याल में एक्सचेंज रेट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना चाहिए, इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि हमने जिस तरीके से जो डोमेस्टिक हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सनतकार हैं, उनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतनी आपने प्रोटेक्शंस दे दी हैं कि मतलब वो क्यों आपकी एक्सपोर्ट्स करेंगे, वो आपसे सस्ती बिजली ले रहे हैं, सब्सिडाइज गैस ले रहे हैं और आदि जो अपना जो माल बनाते हैं वो डोमेस्टिक मार्केट में भेज देते हैं एट द नेम ऑफ द एक्सपोर्ट। सब्सिडी जो है वो सारे माल के ऊपर ले रहे हैं। मैंने कल भी एक प्रोग्राम में ये बात की थी कि अगर आपने निज़ाम को ठीक करना है, अगर आपने ये जो एक्सचेंज रेट की डिबेट से बाहर निकलना है, तो ज़रा एक काम करके देखिए कि ये जो आपने एक्सपोर्ट्स के ऊपर सब्सिडीज़ आप देते हैं, जो बहुत सारे ममालिक देते हैं, वो आप उनके अकाउंट में डेबिट करें बजाय कि उनके बिजली के या गैस के मीटर्स के ऊपर करें, तो इससे निज़ाम में बेहतरी आएगी। अब डार साहब ने भी अभी हतमी फैसले करें, जो चीज़ अब आगे जाके होगी वो जो फाइनल फ्रेमवर्क होगा उसका जो अप्रूवल है वो इसहाक डार साहब देंगे। कितना करना है कितना नहीं करना उसमें ज़्यादातर इनपुट डार साहब की और विद कंसल्टेशन ऑफ प्राइमरीली मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मेरा ख्याल है ये होगा। बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी कि फ़ैसले करने का फ़ैसला अभी तक हुआ है नहीं हुआ है, हुकूमत ने अभी तक अनाउंस नहीं किया है, मगर बार बार ये कहा जा रहा है कि हम IMF का प्रोग्राम पूरा करेंगे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। बल्दियाती इलेक्शंस को 4 दिन गुजरने के बाद भी ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि मेयर कराची कौन होगा। एक ऐसी सूरत हाल बनी हुई है कि जिसमें किसी के पास भी सादा अक्सरियत नहीं है और अभी तक कोई अलायंस भी नहीं बन सका है। और आज पीपल्स पार्टी का वफ्द सईद गनी की सरबराही में जमात इस्लामी के दफ्तर इदारा नूर हक पहुंचा, हाफिज़ नईम से मुलाकात की, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। इसके साथ साथ मुख्तलिफ यूसीज़ में रिकाउंटिंग का अमल भी जारी है, जिसके नतीजे में कुछ नताइज तब्दील भी हुए हैं, मगर हाफिज़ नईम और सईद गनी की मुलाकात की अंदरूनी तफसीलात सामने आई हैं। और ज़राए के मुताबिक हाफिज़ नईम ने जब शिकायत की कि ROs और DROs सिंध हुकूमत की हिदायत पर नताइज तब्दील कर रहे हैं, मेयर से पहले नताइज तब्दील किए जाने पर बात की जाए, तो सईद गनी ने दौरान मुलाकात फ़ोन करके रिकाउंटिंग की दरख्वास्तें रोकने की हिदायत कर दी। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ सईद गनी साहब मौजूद हैं। सईद गनी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सईद गनी साहब, मेयर के मामले पर तो मामला नहीं तय पाए आपके, मगर ये रिकाउंटिंग इसके हवाले से क्या हुआ है, क्या पेशरफ्त हुई है? नहीं, एक तो पहली बात ये कि मेरा तो ये ख्याल ही नहीं कि मैं किसी को फ़ोन करके रुकाऊँ या कुछ करूँ, लेकिन उनका एतराज़ एक तो वो जो 6 चीज़ें पहले थी रहे उस पर कल CM साहब से उन्होंने बात की थी, लेकिन मीनवाइल इलेक्शन कमीशन ने उसका टेकअप कर लिया था मैटर, तो उस पर तो फर्दर हम कुछ करने की पोजीशन में नहीं थे। उसके अलावा हमें तो नहीं पता था, फिर जमात इस्लामी ने खुद ही बताया कि बहुत सारी एप्लीकेशन अभी भी रिकाउंटिंग की हैं
तो हमने ये उनसे कहा कि हम अपने तमाम लोगों को ये कह देते हैं कि वो उसको फर्दर प्रेस नहीं करेंगे और आपकी तरफ से जो है वो भी उनको प्रेस ना करें। तो दोनों तरफ से नहीं होगा, वो भी नहीं रिकाउंटिंग के लिए आगे बढ़ेंगे, आप भी नहीं बढ़ेंगे, जो आपके हल्के हैं उनको वो मान रहे हैं, आप उनके मान रहे हैं? तो देखें, ये कैंडिडेट का राइट होता है कि अगर वो समझता है कि रिकाउंटिंग को फायदा हो सकता है तो जाते हैं लोग, लेकिन चूंकि वो एक माहौल अजीब सा हो रहा था तो हमने अपने पार्टी के दोस्तों को ये रिक्वेस्ट की कि भाई आपके जो भी एप्लीकेशन हैं बजाय इस लेवल पे उसको करने के आप इलेक्शन कमीशन में चले। तो आगे जाके फिर ये मामला आप लोगों का फिर क्यों नहीं सुलझा, आप लोगों के मामला क्यों नहीं तय पाए मेयर के हवाले से? आज जब हम गए थे ना तो हम कोई इसलिए नहीं गए थे कि हम उनसे मेयर मांग लें, हम तो मेयर दे के आ जाएं। बेसिकली तो जो एक माहौल में थोड़ी सी तलखी थी कि उनकी तरफ से कुछ एतराज़ात थे, उसको हम सॉर्ट आउट करना चाहते थे कि बैठ के चीज़ों को दुरुस्त करें ताकि आगे चलकर मजीद जो मामला तय होने आसानी से तय हो जाए। तो मैं समझता हूँ मुलाकात काफ़ी अच्छी हुई है और आने वाले दिनों में मजीद मुलाकातें भी होंगी और हम एक अच्छे नतीजे की तरफ चले जाएंगे। मगर ऐसा तासुर मिल रहा है कि पीपल्स पार्टी मेयर का ओहदा देने के लिए तैयार है हाफिज नईम साहब को? अभी तक तो ना उन्होंने मांगा नहीं दिया। नहीं, उन्होंने तो वाजे किया है कि भाई मेयर तो हमारा ही होगा। अब उनके पास ऑप्शन है, वो तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर भी बना सकते हैं, आपके साथ मिलकर भी बना सकते हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं है कोई। नहीं देखिए, एक तो बात ये है कि ये उनकी अपनी को हमारे साथ बनाना चाहते हैं या उनके साथ जाते हैं, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको भी ये बात एहसास है कि शहर के अंदर जो बड़ी दो जमातें बनकर सामने आई, वो जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी है। तो अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो शायद उसका फायदा शहर को ज्यादा होगा और जमात को इस बात का अंदाजा है। इसीलिए मेरा ख्याल है कि जिस तरह हम कह रहे हैं कि हमारी पहली तरजीह जो है वो जमात इस्लामी है, इसी तरह उनकी जो है पहली तरजीह जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। उनकी तरजीह पहली पीपल्स पार्टी है, ये उन्होंने कहा। जी, उन्होंने भी कहा कि हम चाहते हैं कि हम आपके साथ ही करें। लेकिन अब देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी बहुत सारी चीजें शायद सामने आनी है, खुली है बहुत सारी चीजें। अभी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, ये आजकल में मेयर का फैसला नहीं होने वाला, लेकिन जो भी होगा नतीजा अच्छा निकलेगा और हम इस मसले को हल करना चाहते हैं। और उनकी तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या राय है? उस तरफ झुकाव नहीं है उनका? नहीं, मैंने तो नहीं पूछा कि उनकी राय क्या है, लेकिन मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ का जो मिजाज है उसमें जरा जो है ना वो उनको भी अंदाजा है कि मुश्किल काम है। बहुत शुक्रिया, सैयद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज इजाज़त, अल्लाह।